Dear students, welcome to GCU Learning Management System। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली इंटरेक्शन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की विद एडजेसेंट एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल या फिल्ड p ऑर्बिटल। तो ये एक्चुअली सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन है with other orbitals, with non-bonding p orbital, with anti-bonding p orbital, or with filled p orbital to increase the conjugation, to increase the stability। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये बेकर और नेथन ने सजेस्ट की थी। इनके मुताबिक अगर कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम, जैसा कि यहाँ पर देखें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम की नेबरिंग वाला जो कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उस कार्बन पर अगर एक भी हाइड्रोजन मौजूद है तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अनसैचुरेटेड सिस्टम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की नेबरिंग वाला जो कार्बन है बिल्कुल एडजेसेंट वाला, वो एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, नंबर 2 सैचुरेटेड, और उस पर हाइड्रोजन एटम अगर होगा तो वो इस तरह से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। अगर हम इसी की दूसरी स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने यहाँ पर p ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल है फिर जिसके साथ इंटरेक्शन डेवलप की है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, जबकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा। तो कॉन्जुगेशन के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अनसैचुरेटेड जो सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम के जो साथ वाला कार्बन है जो कि सैचुरेटेड है, उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, कौन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ऑन द नेबरिंग कार्बन एटम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसा कि देखें, अगर हम प्रोपेलीन की एग्जांपल को देखें तो प्रोपेलीन में ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड पार्ट है, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका ये जो साथ वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड सैचुरेटेड, उस पर 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब इसमें एक हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, हम इस तरह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देते हैं तो यहाँ बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन पर, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए कॉन्जुगेशन में, ये यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा, यानी इसके साथ उसका कोई बॉन्ड नहीं होगा। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, ये एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी, और फिर थर्ड ये वाला भी शो कर सकता है तो ये एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसमें प्रोपेलीन जो है, हम इसकी 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, जिनमें 3 स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिनमें नो बॉन्ड रेजोनेंस है, जिसमें जो इसका हाइड्रोजन है सैचुरेटेड कार्बन वाला हाइड्रोजन, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड सिस्टम की बिल्कुल विसिनिटी में एडजेसेंट है, वो वाला जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है उस पर, तो इसका मतलब है 3 नो बॉन्ड स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। इन नो बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम सेकंड ऑर्डर रेजोनेंस, या चूंकि 2 साइंटिस्ट ने दिया था बेकर और नेथन ने, तो इसको हम बेकर नेथन इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, या इसी को हम सेकंड ऑर्डर रेजोनेंस भी कहते हैं। इसको हम सिग्मा कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वो वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट देखें तो ये देखें, ये प्रोपेलीन में ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड। यहाँ पर ये सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड कार्बन में 3 CH बॉन्ड मौजूद हैं। हर जो CH बॉन्ड है यहाँ पर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये इस फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन है जो साथ एडजेसेंट या तो फील्ड p ऑर्बिटल होगा या एम्प्टी होगा या नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल होगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन विद p ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो ऑर्बिटल हैं दोनों, यहाँ पर ये CH कार्बन और हाइड्रोजन जो कि आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। और दूसरा ये वाला जो p ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो गई है, ये इस ओवरलैपिंग के थ्रू, जो कि ओवरलैपिंग हुई है ये सिग्मा बॉन्ड की और साथ ये पाई ऑर्बिटल की। तो सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन इसको कहेंगे। तो ये ऑर्बिटल कंसेप्ट है कि ये जो हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम होगा, सैचुरेटेड कार्बन होगा, उसका जो ऑर्बिटल होगा CH वाला, CH बॉन्ड वाला जो ओवरलैपिंग का ऑर्बिटल है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उस एडजेसेंट p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करके हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है? नंबर 1, कंपाउंड शुड हैव sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, जैसा कि एल्कीन्स में होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है, कार्बोकेटाइंस में होता है, फ्री रेडिकल्स में होता है। और दूसरे नंबर पे अल्फा कार्बन, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिहाज से देखेंगे, उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 2 स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होगी हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, जैसा कि एल्कीन, रीन, कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल में है। और फिर दूसरे नंबर पर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ वाला कार्बन है वो sp3 होना चाहिए और उस पर कोई ना कोई हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अल्फा कार्बन जिसको हम कहेंगे, उस पर अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। जैसा कि देखें, अगर हम अल्कीन्स की और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो साथ वाला कार्बन है दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसके पास कोई ना कोई एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो इसका मतलब है इसकी 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखें तो यहाँ पर देखें ये वाला हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ वाला कार्बन जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड पर कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इस पर भी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन sp3 और फिर उस sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अब अगर हम कार्बोकेटाइन में देखें, ये हमारे पास CH2 प्लस है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन जो है दिस इज अल्फा और ये sp3 है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर देखें कार्बोकेटाइन में ये वाला हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के आप देखें दोनों तरफ अल्फा कार्बन मौजूद है, इस तरफ भी अल्फा कार्बन और इस तरफ भी अल्फा कार्बन मौजूद है और दोनों जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हैं और दोनों पर हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है इसकी 3 नी जो है 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगी और यहाँ 6 हैं तो इसकी 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगी। अगर हम फ्री रेडिकल्स में देखें तो फ्री रेडिकल्स में भी बिल्कुल ऐसे ही, ये वाला जो कार्बन है जो फ्री रेडिकल वाला है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 के साथ जो पहला कार्बन है ये अल्फा है
और अल्फा जो है ये sp3 है, 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसका मतलब है इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये वाला कार्बन sp2 और इसके दोनों तरफ sp3 हैं, ये अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन मौजूद है, इधर भी, और टोटल 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ पर 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, या जिनको हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की? हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन ये है कि जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कब ज्यादा बनेगी? जब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, और जितनी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी ही कम होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है कि जब भी हम किसी अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है। जितनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी इसका मतलब है उतनी अल्कीन लेस स्टेबल है, और जितनी कम हीट इवॉल्व होगी उतनी ही वो स्टेबल है। और कम हीट कब इवॉल्व होगी? जब उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगी। और ज्यादा कब बनेंगी? जब कार्बन कार्बन वाला डबल बॉन्ड जो है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, और फिर इथाइलीन है। इसकी यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये वाली जो अल्कीन है ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है। ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है। ये अल्फा कार्बन है sp3, ये भी sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है, और यहाँ पर भी sp3 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है वो 12 है। 12 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है 12 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगी। एक इसकी ये वाली ओरिजिनल स्ट्रक्चर, और 12 स्ट्रक्चर ऐसी बनेंगी जो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी। तो टोटल यहाँ पर 13 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है, इस पर ये भी sp3 है, अल्फा ये वाला भी अल्फा है, और ये वाला भी अल्फा है, यानी ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब है यहाँ पर टोटल 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और टोटल ये वाली स्ट्रक्चर मिला के 10 बन जाएंगे। मींस अगर हम टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में से देखें तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड की स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी, इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसी तरह अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड में देखें तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये वाला भी अल्फा है और ये वाला भी अल्फा है। दोनों पर अल्फा पर 3-3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है टोटल 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन का मतलब है कि यहाँ पर 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और इस स्ट्रक्चर को मिला के टोटल 7 हो जाएंगी। डाई सब्स्टिट्यूटेड की स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड देखें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 है, इसका मतलब है 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या एक और स्ट्रक्चर है ये वाली मिला के टोटल 4 बन जाएंगे। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के ऊपर लगे हुए होंगे उतनी ही उसकी नो बॉन्ड या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, और जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर हम सेस और ट्रांस की बात करें तो दोनों में यहाँ पर आप देखें सेस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन दोनों में 6 हाइड्रोजन है। ये वाला जो सिस्टम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी अल्फा है, ये वाला कार्बन भी अल्फा है। टोटल इसका मतलब है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसकी 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और ये वाली स्ट्रक्चर मिला के टोटल 7। अगर हम इस वाले को देखें, ये वाला जो हमारे पास सिस्टम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो हमारे पास है ये अल्फा, ये वाला भी अल्फा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आएंगी। इन दोनों स्ट्रक्चर में सेस और ट्रांस टू ब्यूटीन में नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है। तो फिर दोनों में से स्टेबल कौन सी होगी? दोनों में से ट्रांस वाली जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है। ये दो ग्रुप जो मेथल ग्रुप है ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वंडरवाल रिपल्शंस आ गई हैं, स्टेरिक रिपल्शंस आ गई हैं,
और स्टेरिक रिपल्शन या हिंड्रेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई है। तो सेस और ट्रांस 2 ब्यूटीन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो गई है सिस की। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ। अगर आप देखें ये इथेन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 1.54 है, इथीन में 1.33 डिग्री एंगस्ट्रम है। अब अगर हम प्रोपीन में देखें तो प्रोपीन में जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये 1.54 नहीं है, ये 1.47 है। यानी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉन्ड लेंथ उससे कम आई है, एबनॉर्मल आई है। वजह क्या है इस बॉन्ड लेंथ के कम आने की? एक्चुअली ये वाला जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली कार्बन कार्बन सिंगल और डबल का हाइब्रिड है। क्योंकि यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर यहाँ नेगेटिव चार्ज और इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो होनी तो चाहिए बॉन्ड लेंथ 1.54, लेकिन एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड्स का करैक्टर आ जाता है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ डबल से ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम हो जाएगी। इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ 1.33 होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अब इसमें सिंगल बॉन्ड का करैक्टर भी थोड़ा सा आ गया है, तो ये बॉन्ड लेंथ 1.33 से ज्यादा हो गई है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो डबल बॉन्ड होता है वो एक्चुअली डबल और सिंगल का हाइब्रिड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है। अब है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कल ग्रुप्स, कि जब ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन पर लगे होते हैं, हम कहते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर भेजते हैं। एक्चुअली वजह क्या है, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। यहाँ पर देखें, ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है यहाँ से, ये वाला यहाँ आएगा, यहाँ बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये इसकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा पूरी रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसका मतलब है जब अल्काइल ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग पर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर नहीं होती। अब ये स्ट्रक्चर्स बनी है एक हाइड्रोजन की वजह से, इसी तरह दो अल्फा हाइड्रोजन और हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन, तीन जो है वो स्ट्रक्चर शो कर रहा है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो बाकी दो जो है वो तीन तीन और शो करेंगे, यानी यहाँ पर 6 और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो कि बाकी दो अल्फा हाइड्रोजन बच गए हैं उनकी वजह से। तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनती जाएंगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ही है जिसकी वजह से ये अल्काइल ग्रुप जो हैं जब बेंजीन पर एरोमेटिक सिस्टम पर लगे होते हैं तो ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर भेजते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटाइंस। यहाँ पर देखें ये कार्बोकेटाइन जो टर्शरी वाला है ये सबसे स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, और फिर मैथल कार्बोकेटाइन है। एक्चुअली ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उसके साथ 3 अल्फा कार्बन लगे हुए हैं। 3 अल्फा कार्बन का मतलब है यहाँ पर हमारे पास 9 हाइड्रोजन है, और 9 अल्फा हाइड्रोजन से मुराद है इसकी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और एक इसकी ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, टोटल 10 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। ग्रेटर दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ग्रेटर दी स्टेबिलिटी। इसी तरह ये वाला कार्बन sp2 है, तो यहाँ पर देखें 3 और 3 टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब है 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। यहाँ एक ही अल्फा कार्बन है तो उस पर 3 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जबकि यहाँ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई चांस नहीं है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनती हैं। टर्शरी वाले में जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो उसकी जो है यूजुअल स्ट्रक्चर बननी है 1, 9 उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बननी है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है सेकेंडरी से, जिसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है,
और उसकी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। इसके बाद प्राइमरी में जैसा कि इथाइल है, उसमें सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। मिथाइल जो कार्बोकेटाइन है, उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है उसकी कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती जाएँगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। जैसा कि देखें, ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 अल्फा कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है। ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बना देगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, इंटरेक्शन होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की विद एम्प्टी p ऑर्बिटल, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन का जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। और डबल बॉन्ड बनने के बाद ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ये नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा। इसी तरह दूसरे वाला ये वाला हाइड्रोजन भी शो करेगा, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये भी शो करेगा, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये 3 हाइड्रोजन की वजह से 3 स्ट्रक्चर बन गई हैं। ये वाले 3 हाइड्रोजन 3 और स्ट्रक्चर शो करेंगे। ये वाले हाइड्रोजन टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर और 9 इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी। टोटल 10 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर हैं और 3 इस साइड पे हैं। 3 जो है ये बारी-बारी शो करेंगे, एक दफा एक हाइड्रोजन ने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शो की, दूसरी दफा दूसरे वाला शो करेगा, इसी तरह थर्ड वन। और फिर दूसरे कार्बन के भी तीनों, 3 इस ये वाले जो मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन है, 3 ये वाले मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन है, टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक इसकी रूटीन वाली स्ट्रक्चर बनेगी जो फर्स्ट वाली है, तो इस तरह टोटल सेकंड स्ट्रक्चर्स बनेंगी। अब अगर हम फ्री रेडिकल को देखें तो बिल्कुल जैसे कार्बोकेटाइन में हमने देखा, फ्री रेडिकल में भी ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है। 3 अल्फा कार्बन का मतलब है यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 9 इसकी एक रूटीन में स्ट्रक्चर बनेगी और 9 इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर ये वाला कार्बन sp2 और यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर्स बनेगी। इसी तरह ये वाला कार्बन sp2 और यहाँ पर इसकी जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएंगी 3, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल जैसे टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ऐसे ही टर्शरी फ्री रेडिकल भी सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती हैं। यहाँ पर भी देखें, ये p ऑर्बिटल है कार्बन का, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं और इंटरेक्शन डेवलप करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ आएगा। एक सिग्मा बॉन्ड का जो पेयर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके डबल बॉन्ड बना देंगे, ये वाला। जबकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री रेडिकल की शक्ल में यहाँ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो फ्री रेडिकल में ये फ्री रेडिकल जो है ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। कार्बोकेटाइन में हाइड्रोजन आइन यानी पॉजिटिव आइन जो होता है वो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब अगर हम टर्शरी फ्री रेडिकल को देखें, तो टर्शरी फ्री रेडिकल में देखें अल्फा कार्बन 3 है, 3 अल्फा कार्बन का मतलब है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसकी एक रूटीन में स्ट्रक्चर बनेगी और 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सेकेंडरी वाला फ्री रेडिकल है, इसमें 2 अल्फा कार्बन है राइट और लेफ्ट साइड पे, दोनों पर 3-3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो इसका मतलब है टोटल यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, और ये टोटल जो 6 हाइड्रोजन है, इट मीन इसकी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और एक रूटीन में स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन टर्शरी से कम स्टेबल होगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाइपर कॉन्जुगेशन से किस तरह से फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी आती है, अल्कीन्स में किस तरह से स्टेबिलिटी आती है, और अल्काइल बेंजीन, फिर हमने इनका डायरेक्टिव इफेक्ट भी देखा कि अल्काइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों होते हैं, और लास्ट में फिर हमने टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी देखी। थैंक यू वेरी मच।